हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BPSC 101 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी। गाइज़, ये जो बुक है ना, मतलब BPSC 101, इसका मेरे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो इसकी मैं सारी यूनिट्स तो आपको बुक की हेल्प से नहीं करवा सकती हूँ, और ना भी इतना टाइम है कि मैं आपको इसकी जितने भी यूनिट्स हैं, ब्लॉक्स हैं, वो करवा दूँ। इवन मुझे आइडिया भी नहीं है इसमें इस बुक में कितने ब्लॉक्स हैं या यूनिट्स हैं, क्योंकि मेरे पास इसका कोई स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। लेकिन स्टिल आप लोगों के कमेंट्स मैंने देखे हैं, तो बस मैं इतना इसमें कर सकती हूँ कि आपके लिए कुछ जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं ना, उनको मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँ, समझा दूँ कि ये किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे एग्ज़ाम में, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए एग्ज़ाम में। बाकी मतलब एज सच मेरे पास इसका कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है। सो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो पे लाइक और कमेंट से ही आगे का डिसाइड होगा कि मैं इससे रिलेटेड और वीडियोस अपलोड करूं या नहीं करूं, क्योंकि मेरा छोटा सा ट्राई है कि आप लोगों की थोड़ी हेल्प हो जाए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो स्टार्ट करते हैं। BPSC 101 सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। ये पहले जो प्रीवियस ईयर है ना, उसका पेपर है ये। मतलब कि ऐसे ना बहुत सारे पेपर साइट्स पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। यूजुअली इग्नू के ना क्वेश्चन पेपर्स मिलते नहीं हैं साइट्स पे, लेकिन ये लक था मेरा और आप सबका कि मुझे ये पेपर मिल गया और मैं आपको इसमें से कुछ बता पाऊँ कि इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। सो यहाँ पे देखिए, पेपर जो है आपका 3 आवर्स का एग्ज़ाम था और 100 मार्क्स का ही था, जो एज़ यूजुअल होते हैं इग्नू के। और आपको 20 मार्क्स ईच क्वेश्चन के हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो मतलब 5 क्वेश्चंस आपको इन टोटल इस पेपर में से करने थे। यहाँ पे सेक्शन 1 में आपको 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस करने थे, लेकिन मैं चारों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगी। डिटेल में मैंने आंसर्स इसके नहीं लिखे, क्योंकि ना इस शीट में इतनी जगह थी और ना इस वीडियो को मुझे इतना लेंदी रिकॉर्ड करना था। मैं सिर्फ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ कि ताकि आपको थोड़े जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन से जो ये सब्जेक्ट कोड है, इससे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। नाउ क्वेश्चन 1 आपको गिवन है, डिस्कस द नॉमिनेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी। आपको जो नॉमिनेटिव अप्रोच है ना पॉलिटिकल थ्योरी की, वो बतानी है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें अच्छा है, ये जो पेपर है ये इंग्लिश का है और मैंने ना हिंदी का भी निकाला है यहीं का सेम। तो देखिए, यहाँ पे आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है वो है, मैं दोनों को एक बार साइड में रख के फिर आपको समझाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है वो डिस्कस द नॉमिनेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसको हिंदी में देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के मानक दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए। तो ये आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा समझाती हूँ मैं आपको होता क्या है एक्चुअल में। जो नॉमिनेटिव अप्रोच है ना, तो ये एक ऐसी अप्रोच है या ऐसे थ्योरेटिकल कॉम्पोनेंट इसमें होते हैं, जैसे कि फिलोसफल हो गया, लीगल, हिस्टोरिकल और इंस्टीट्यूशनल, इन चीज़ों के ऊपर इसमें बात करी जाती है। और जो ये नॉमिनेटिव अप्रोच है ना, इट मीन्स कि कोई भी जो चीज़ पॉलिटिक्स में है उसके बारे में बात नहीं करी जाती। यहाँ समझाया जा सकता है कि क्या चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि मानिए पॉलिटिक्स है, अब अलग अलग सेपरेट पार्टीज़ होती हैं, पावर में जो पार्टी होती है उनकी ज़्यादा चलती है, हर तरीके से वो डिसीजंस लेने के लिए कैपेबल होते हैं। तो वहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है और क्या चीज़ नहीं हो सकती है, कैसे कोई पॉलिसीज़, कोई बिल जो है वो लोगों के हित में हो सकते हैं, किस किस के उन जो भी बिल या कोई भी लॉ पास हुआ है उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते थे और क्या क्या हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें समझाई जाती हैं। तो व्हाट ought टू बी rather देन व्हाट इन पॉलिटिक्स। तो बेसिकली जो नॉमिनेटिव अप्रोच है ना, राजनीतिक सिद्धांत के मानक दृष्टिकोण, तो इसमें यही चीज़ें हैं कि क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, या किस चीज़ से किस तरीके का बदलाव आपको देखने को मिलेगा। एंड इट सर्चेस फॉर एन आइडल और परफेक्ट स्टेट। तो ये, और इसके अलावा जो नॉमिनेटिव अप्रोच होता है, ये जो दृष्टिकोण है, ये लोगों में इस चीज़ की हेल्प करता है कि उन्हें एक आइडल और परफेक्ट स्टेट दे सके। मतलब इसकी जो डेफिनेशन है ना, आइडल और परफेक्ट स्टेट की डेफिनेशन, तो ये उसकी सर्च में ही होता है नॉमिनेटिव अप्रोच। आंसर पूरा नहीं है, सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा समझाने का ट्राई किया है कि इसमें ये चीज़ें हैं। अगर आपको इसके डिटेल आंसर्स चाहिए तो आपको मुझे कॉमेंट करना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मैं और वीडियोज़ इससे रिलेटेड इस सब्जेक्ट की लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए। अदरवाइज़ तो जो बाकी यूनिट्स जिनका मेरे पास स्टडी मटेरियल है, तो मैं उन्हीं का बुक से ही आपको कंप्लीट करवा रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ स्टेट एलॉबरेट। स्टेट क्या होता है?
हिंदी में क्वेश्चन है राज्य क्या है विस्तार से लिखिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना व्हाट इज स्टेट, तो यहाँ पे इसमें बिल्कुल आपसे वो डेफिनेशन तो मांगी नहीं गई है कि जो नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं और उसके बाद में आप उनको एक एक को डिफाइन करें। यहाँ पे जो स्टेट है वो पॉलिटिक्स की टर्म्स में आपसे डेफिनेशन इसकी मांगी गई है। तो स्टेट क्या है, इज़ अ सेंट्रलाइज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक तरीके की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इम्पोजेज एंड इन्फोर्सेज लॉज ओवर अ पॉपुलेशन विद इन अ टेरिटरी। तो मतलब जैसे जितने भी लोग रहते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, कम्युनिटी में, तो वहाँ पे उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या किस चीज़ का उनके लिए क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, उनको ध्यान में रखते हुए लॉज को बनाया जाता है और उनको इन्फोर्स किया जाता है। ये चीज़ें स्टेट में आते हैं, मतलब कि ये एक तरीके का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो इन चीज़ों पर, इन फैक्टर्स के ऊपर वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, और आपको ये चीज़ पता होगी कि जो पॉलिटिक्स है ना उसका हमारी लाइफ में बहुत मेजर रोल है। जितने भी रूल्स होते हैं हमारी, जो भारत देश की मैं बात करूँगी कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, जितना भी हमारे इंडिया का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, फिर चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर में हो या फिर हेल्थ के सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में, तो इन सब में ये जो पॉलिटिक्स है ना ये बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और स्पेशली वो पावर्स जो कि स्पेशली वो पार्टीज़ जो कि पावर में होती हैं। थर्ड क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन नियो लिबरलिज्म। नियो लिबरलिज्म का मतलब होता है नव उदारवाद क्या है, इसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। राइट अ नोट ऑन नियो लिबरलिज्म। यहाँ पे देखिए मैंने इसको आंसर को थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है। न्यू लिबरलिज्म क्या है, एक कंटेम्प्रेरी यूज किया जाता है फॉर द मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स पॉलिसीज़। मार्केट ओरिएंटेड का मतलब हो गया जो ट्रेड से रिलेटेड है, ग्लोबलाइजेशन हो गया, ट्रेडिंग हो गया, ये सब चीज़ें आपस में क्या करती हैं, रिलेट करती हैं। जैसे कि इसमें किस चीज़ के ऊपर बात करी जाती है कि प्राइस को कंट्रोल किया जाएगा। कुछ चीज़ें होती हैं उनके प्राइस एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इन द सेंस, जैसे अभी आपने एग्जांपल को मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ना जो पेट्रोल है और जो फ्यूल्स वगैरह हैं उसके प्राइस एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए थे। दो हमारी गवर्नमेंट उस पर वर्क कर रही है कि इनको कम कर दिया जाए, लेकिन अब कहते हैं ना कि सब एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। तो उनका कहना है कि जो पहली गवर्नमेंट है उनकी वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो वो गलत तो नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ हो रही है। बट देखिए जो पहले हुआ या बाद में जो होने वाला है उसको कोई नहीं देखता। जो करंट में चीज़ चल रही होती है ना, सब लोग उस चीज़ के ऊपर फोकस करते रहते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। अब इसमें जब प्राइसेस में ऐसे रैपिडली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो जो अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं उनकी भी नज़र रहती है कि एक्चुअल में हमें किस चीज़ को लेके उन्हें मैनिपुलेट करना है, किस चीज़ को लेके उनको डिस्क्रिमिनेशन देना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो न्यू लिबरलिज्म में यही है, मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि प्राइस कंट्रोल हो गया या फिर डीरेगुलेटिंग कैपिटल मार्केट्स हो गया जो कि पूंजीपति लोग होते हैं। उसके अलावा लोवरिंग ट्रेड बैरियर्स हो, जो कि ट्रेड में जो बैरियर्स आते हैं, मतलब व्यापार करने में जो जो दिक्कतें आती हैं, परेशानियां लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, उन सबको किसी ना किसी तरीके से कम करना, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रेड बढ़ेगा उतनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट आता है। इसके अलावा जो न्यू लिबरलिज्म है इसके कुछ आपको कॉन्सिक्वेंस भी दे रखे हैं। कॉन्सिक्वेंस मतलब कि डिसएडवांटेज या जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आती है ना तो वो अपने साथ साथ में कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान दोनों ही चीज़ें लेकर आती हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सिक्वेंस दे रखे हैं, जैसे कि इंक्रीज पॉवर्टी, मतलब कि जो गरीबी है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ावत आपको देखने को मिलती है। अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि लोगों के पास ना रोज़गार की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो ये चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। लास्ट इसका मतलब सेक्शन 1 का जो लास्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ फ्रीडम। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स ना बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, बहुत इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और ऐसे थिंकर्स के बारे में आप ना अपने पॉइंट्स में ऐड ऑन करके अपने आंसर को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है एग्जामिन द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ फ्रीडम, तो आपको मार्क्सिस्ट थ्योरी बतानी है फ्रीडम की। आंसर क्वेश्चन 4 देखिए हिंदी में, स्वतंत्रता के मार्क्सवादी सिद्धांत की आपको चर्चा करनी है। यहाँ पे है मार्क्सिज्म इज़ अ सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थ्योरी ओरिजिनेटेड बाय द कार्ल मार्क्स। जो मार्क्सिज्म है या मार्क्सिस्ट थ्योरी है ना वो किन्होंने दी थी, कार्ल मार्क्स ने दी थी। दैट फोकस ऑन द स्ट्रगल बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड वर्किंग क्लासेस, जिनका मेन फोकस क्या था कि जो स्ट्रगल था, कैपिटलिस्ट मतलब कि जो पूंजीपति थे, जो वहाँ पे करता धरता थे, जिनके पास में बहुत पैसा था। और आज की डेट में भी यही चीज़ होती है, जो कैपिटलिस्ट होते हैं ना, पूंजीपति लोग होते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी उन्हीं के फेवर में होती है। और वर्किंग क्लास जो कि आम आदमी है या जो काम डेली बेसिस पे उनको अपने काम के पैसे मिलते हैं या फिर उनका जो खर्चा होता है वो कैपिटलिस्ट लोगों की वजह से ही चल पा रहा होता है। तो इन दो क्लासेस के बीच में जो स्ट्रगल था, कॉन्फ्लिक्ट से, उस चीज़ के ऊपर इन्होंने फोकस किया था।
मार्क्स एनालाइजेस फ्रीडम अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। जो मार्क्स है ना, इन्होंने जो फ्रीडम की डेफिनेशन दी थी वो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में देते हुए दी थी। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, फ्रीडम का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपको खुला छोड़ दिया जाए, जहाँ आपका मन करे आप वहाँ जाएँ। एक फ्रीडम ये होती है, लेकिन एक फ्रीडम ये भी होती है कि आप अपनी मर्जी से जी पा रहे हैं। जैसे कि अब जो कैपिटलिस्ट है ना, वो डिसाइड करते थे कि वर्किंग क्लास को क्या काम करना है, कितनी देर करना है, किस अकॉर्डिंग उनको उसका मेहनताना मिलेगा। तो ये चीज़ का जो फ्रीडम था, ये चीज़ को एनालाइज करते हुए जो उनकी हिस्ट्री थी, ये इन्होंने कार्ल मार्क्स ने दी थी। और जो कार्ल मार्क्स थे उनके अकॉर्डिंग फ्रीडम का एक्चुअल मीनिंग यही था, जो एक्सप्लॉइटेशन होता है ना, भेदभाव होता है, या जो पूंजीपति लोग हैं जो वर्किंग क्लास के ऊपर जिस तरीके से उनको एक्सप्लॉइट करे थे काम के प्रेशर में, या फिर जिस तरीके से उनको प्रेशराइज किया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपके इसके अंदर आती हैं। इस आंसर को और अच्छा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ फ्रीडम आपको बोला गया है, तो आपको क्या करना है, जो कार्ल मार्क्स है थोड़ा सा उनके बारे में बताना, उसके बाद में मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ फ्रीडम लिखना अगर आपके पास में ज़्यादा पॉइंट्स नहीं हैं तो, और फिर लास्ट में इसका कंक्लूजन दे सकते हो और आंसर बहुत बहुत अच्छा बन सकता है। इसमें कंक्लूजन इतना अच्छा जाएगा ना, आप उनके पॉइंट्स को थॉट्स बना के और फिर अपने कंक्लूजन में इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 1 के 4 क्वेश्चंस हो गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था डिस्कस द नॉमिनेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी, सेकेंड था व्हाट इज स्टेट एलैबोरेट, राइट अ नोट ऑन नियो लिबरलिज्म, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 इज एग्जामिन द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ फ्रीडम। ऐसे हिंदी में एक बार चारों क्वेश्चंस को देख लीजिए। हिंदी वाली शीट तो बहुत साफ सी है, एकदम क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत के मानक दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है राज्य क्या है, विस्तार से लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है नव उदारवाद पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 4 थी स्वतंत्रता के मार्क्सवादी सिद्धांत की चर्चा कीजिए। तो ये हो गए आपके पास में सेक्शन 1 के 4 क्वेश्चन। अब इसके बाद में करते हैं सेक्शन 2 के 4 क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए बीपीएससी 101 में सेक्शन 2 आपको दे रखा है, और ये ना एग्ज़ाम इग्नू का पैटर्न है। ये इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं कि देखिए आपके पास ना, अगर आपको ज़्यादा थॉट्स नहीं पता तो आप इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपको 2 डिफरेंट पार्ट्स में दे रखे हैं। अब यहाँ पे क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग इन द 200 वर्ड्स ईच। आपको यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है और वो होना चाहिए 200 वर्ड्स का। वैसे ना एक वीडियो मैंने अपलोड करी है जिसके अंदर मैंने ये बताया है आप सबको कि किस तरीके से आप अपने इग्नू के एग्ज़ाम्स में मार्क्स को अच्छा तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आपका स्कोर अच्छा हो सकता है, आंसर राइटिंग का क्या वे होना चाहिए। आप इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाली प्लेलिस्ट में जाना, मतलब प्लेलिस्ट में जाके इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के नाम से जो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी है उसमें आप चेक करिएगा, और जितने भी पेपर्स के मैं क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करूँगी या जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करूँगी वो सारे मैं आपको इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाली प्लेलिस्ट में ही डालूंगी। आप वहाँ से इनको चेक कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन है पॉलिटिकल क्या है ये, कंजर्वेटिज्म। ओके, जो पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म है इसका मतलब जो राजनीतिक रूढ़िवाद होते हैं इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए इसका आंसर पहले तो आपको ना ये जो कंजर्वेटिज्म है ना इसको डिफाइन करना होगा, क्योंकि पॉलिटिकल वर्ड से तो काफ़ी लोग फेमिलियर होते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब होता है, रूढ़िवाद क्या होते हैं, तो ये चीज़ आपको डिफाइन करनी है। तो ये क्या है, इज़ अ कल्चरल सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट सीक्स टू प्रमोट एंड टू प्रिजर्व ट्रेडिशनल सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड ब्रांचेस। तो बेसिकली क्या है, कल्चरल और सोशल और पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो किस चीज़ को प्रमोट करती है, प्रेशराइज करती है, जो ट्रेडिशनल सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या जो ट्रेडिशनल कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं उनके ऊपर। उसके बाद में आप इस पर शॉर्ट नोट लिखना। इसके बाद में गाइस सेकंड पॉइंट आता है इसमें इकोलॉजिकल फेमिनिज्म। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो मैंने वीडियोज़ अपलोड करी हुई है ना इकोलॉजिकल फेमिनिज्म, उसमें आपको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। यूनिट मुझे ध्यान नहीं आ रही है, लेकिन आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा। जो BEGG 171 बुक है ना उसमें आपको ये मिलेगा। तो इकोलॉजिकल फेमिनिज्म मैंने करवा दिया है, सॉरी हिस्ट्री में मैंने ये करवाया था इकोलॉजिकल फेमिनिज्म, BHIE 143 में आप देखिएगा यूनिट्स में, और मैंने हेडिंग भी डाली हुई है उसमें जहाँ पे मैंने ग्रीन मूवमेंट और ग्रीन पीस मूवमेंट ये सब चीज़ें करवाई हैं। आप उससे इसको एक बार देख के रिलेट करके और इस आंसर में उन जो भी उस टाइम पे
ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से और लोगों ने जो रूल्स बनाए थे, तो ये चीज़ें आप उसमें आंसर में लिख सकते हैं। तो इकोलॉजिकल फेमिनिज्म या फिर इको फेमिनिज्म एक टर्म होती है, इज़ अ मूवमेंट दैट सीक्स अ कनेक्शन बिटवीन, जो किस चीज़ को देखती है, कनेक्शन बिटवीन द, देखिए BW मैंने बिटवीन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बिटवीन द एक्सप्लॉयटेशंस एंड डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको डैमेज होना, चाहे फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो रहा, मतलब जंगलों को काट दिया जाता है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, या वाटर सेक्रेसिटी, उनको वाटर पॉल्यूटेंट, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो इनका एक्सप्लॉयटेशन होना और उसका सबऑर्डिनेशन और ऑपरेशन ऑफ द वुमेन, मतलब वुमेन्स ने कैसे इन नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स उठाए, किस तरीके से उन्होंने अपना इसमें कंट्रीब्यूशन दिया था इन सब चीज़ों में। तो ये इकोलॉजिकल फेमिनिज्म में आता है। इकोलॉजिकल या इको फेमिनिज्म दोनों एक ही तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित पर लगभग 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। फर्स्ट है राजनीतिक रूढ़िवाद, सेकंड है इकोलॉजिकल नारीवाद। तो ये हो गया 5th क्वेश्चन। इसके बाद में 6th क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। आपको 2 दे रखे हैं, इनके बारे में शॉर्ट नोट देना है। फर्स्ट तो दे रखा है आपको, जो ये लियोटार्ड हैं, लियोटार्ड व्यूज़ ऑन पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये आंसर काफ़ी डिटेल में है, इसलिए इसमें आता नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। और एक ये 7th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेडिकल थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लेन। ये 2 क्वेश्चंस ना काफ़ी डिटेल में हैं और इसमें ऐसा शॉर्ट में नहीं लिख पा रही थी मैं, तो इसलिए मैंने इनको अभी नहीं किया है। और बाकी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, अगर फिर भी आंसर्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कॉमेंट करना, अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो मैं डेफिनेटली आपको इसके आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगी। इसके बाद में 2nd क्वेश्चन इसका आता है, बी टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पहले डेमोक्रेसी का पूरा इंट्रो दीजिए 2-3 पेज का, क्योंकि मुश्किल से 3 पेज का आंसर आपको ये लिखना होगा, 3-4 पेजेस में आंसर। तो आपको सीधा टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी 1 या 2 लाइन्स में आप थोड़ा डेमोक्रेसी को डिफाइन कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी में देखना आपके पास में 4 पार्ट्स दे रखे हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी और मॉनेटरी डेमोक्रेसी। तो ये चारों पार्ट्स को आप डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे और उसके बाद में लास्ट में ये आपका आंसर, मतलब इन्हीं 3-4 पेजेस में इन्हीं पॉइंट्स पे ये ख़त्म हो जाएगा। और इसमें टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी के लिए पहले इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए आप एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना सकते हैं नोट्स के फॉर्म में, जो थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगेगा और एग्जामिनर को जो भी उनसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिएंगी वो वहीं से उसको पिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। उत्तर, आधुनिकवाद पर लियोटार्ड के विचार और लोकतंत्र के प्रकार। तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए। 7th क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व का अतिवाद सिद्धांत क्या है, व्याख्या कीजिए। ये 7 क्वेश्चन। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास में, राइट अ नोट ऑन अ पॉपुलर सोवर्जिनिटी। जो लोकप्रिय संप्रभुता है ना, इसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो जो सोवर्जिनिटी है, पॉपुलर सोवर्जिनिटी, वो क्या होता है। तो पहले तो आप सोवर्जिनिटी को डिफाइन कर सकते हैं, हमारे प्रेम्बल में भी ये चीज़ लिखी हुई है। अब जो पॉपुलर सोवर्जिनिटी है, जो सोवर्जिनिटी है ना, वो क्या है, एक आइडिया है दैट द पीपल शुड हैव अ गवर्नमेंट ऑफ देयर चूजिंग, और पॉपुलर सोवर्जिनिटी इज द प्रिंसिपल दैट द अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट एंड इज गवर्नमेंट आर क्रिएटेड एंड सस्टेन्ड बाय द कंसेंट्स ऑफ इट्स पीपल। देखिए क्या होता है कि अभी हम जो हमारी गवर्नमेंट है ना, उसको हम चूज़ करते हैं बाय वोटिंग। अब हम लोगों को इतना राइट है कि हम अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं, क्योंकि वो हमारे ऊपर एक तरीके का रूल करते हैं। तो अब आपके पास में पूरा राइट है कि आप किस तरीके से उनको चूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सोवर्जिनिटी है, जो पॉपुलर सोवर्जिनिटी, इसमें यही चीज़ है कि लोगों के पास में राइट होना चाहिए, जितना अभी है उससे और भी ज़्यादा लोगों के पास में राइट होना चाहिए अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करने का, क्रिएट करने का। और दो देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशंस रूल बाय द पीपल हु आर सोर्स ऑफ एन पॉलिटिकल पावर। तो ये जो सोर्स होते हैं पॉलिटिकल पावर के, एज आई सेड कि जो पॉलिटिकल पावर में होती है, उन्हीं का रूल चलता है, उन्हीं की रेगुलेशंस चलती हैं। तो ये एक तरीके का सोर्स है लोगों के, जिसका लोगों के ऊपर रूल किया जाता है। तो यही चीज़ें इसमें आपको बता रखी हैं। अब जो पॉपुलर सोवर्जिनिटी है, लोकप्रिय संप्रभुता पर एक टिप्पणी लिखनी है आपको। तो इस आंसर को भी आप 4-5 पेजेस में इजीली कवर कर सकते हैं। लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, और उसके बाद में आपको कंक्लूजन देना है। तो ये आपके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना था। इसमें 2 क्वेश्चंस में 5th और 6th क्वेश्चन में शॉर्ट नोट लिखना था। 7th क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ अ रेडिकल थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और 8th पे है राइट अ नोट ऑन पॉपुलर सोवर्जिनिटी। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस गिवन हैं।
आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो रही होगी। मतलब मैंने तो अपनी तरफ से बहुत साफ रिकॉर्ड करने का ट्राई किया है, लेकिन अगर स्टिल ब्लर है तो आप मुझे बोलिएगा, मैं क्वेश्चंस आपको दे दूँगी इसके। नाउ मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ कमेंट करिएगा कि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं ऐसे क्वेश्चन पेपर्स को या नहीं करूं। और मतलब आपके कमेंट्स और आपका जो भी मतलब कि जो भी आप सोच रहे हैं इस चीज़ को लेके, तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत मैटर करती है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और उसके बाद भी अगर मैं इन बाकी अलग अलग सब्जेक्ट्स को टाइम देने का सोच रही हूँ तो इसमें ऑब्वियसली आपका सपोर्ट तो चाहिए ही मुझे। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।